हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की। तो हम समझेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस दो हो सकता है। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। तो हमें ये समझना है कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा। तो सबसे पहले इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है। An individual is a resident when he satisfies any of the basic condition। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट तब होता है जब वो कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अब बेसिक कंडीशन क्या होती है, हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस होती हैं, तो देखते हैं वो क्या होती हैं। First basic condition, he should be in India for a period of 182 days or more during the relevant previous year। तो प्रीवियस ईयर आप सबको पता होगा क्या होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे पिछला साल नहीं होता। प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, यानी बेसिकली प्रीवियस ईयर यहाँ पर वो ईयर है जिसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीख रहे हैं। तो वो हमारे प्रीवियस ईयर में अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन हमारी क्या है। सेकेंड बेसिक कंडीशन के दो पार्ट्स हैं। He should be in India for a period of 60 days or more during the relevant previous year, and he should be in India for a period of 360 days or more in 4 previous year immediately preceding to the relevant previous year। मतलब सेकेंड बेसिक कंडीशन में उसे करंट प्रीवियस ईयर में, यानी जिसके लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, उसमें तो 60 डेज या ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर में मिला के वो 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। अगर ये दोनों पार्ट सेटिस्फाइड हैं, सेकंड बेसिक कंडीशन के दोनों पार्ट सेटिस्फाइड है, यानी कि 60 डेज और 365 डेज दोनों, तो हम मानेंगे कि हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर मान लीजिए वो इस प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए तो है, बट वो 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए नहीं है, तो हमारी ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं मानी जाएगी। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और इंडिविजुअल रेजिडेंट तब होगा जब वो इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। तो इसमें अब हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला, citizenship of individual shall have no relevance while determining residential status। मतलब citizenship और residential status ये दो अलग concepts हैं। तो citizenship का residential status से कोई लेना देना नहीं है। एक इंडिविजुअल सिटीजन होके भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है और सिटीजन नहीं होके भी रेजिडेंट हो सकता है उस कंट्री में। सेकेंड बात का हमें क्या ध्यान रखना है, पीरियड ऑफ स्टे मे बी इन कॉन्टिन्यूटी और इन पार्ट्स और एट वन प्लेस और एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब जब हम डेज निकालेंगे कि वो कितने दिन के लिए इंडिया में है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो मैं आगे अभी आपको कराऊंगी, तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए इंडिया में रह रहा है, उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए नहीं रह रहा एंड अगेन वो इंडिया में विजिट करता है। तो चाहे कॉन्टिन्यूटी में वो पर्सन इंडिया में रह रहा हो, चाहे पार्ट्स में रह रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो एक प्लेस पे रह रहा हो इंडिया में, चाहे वो अलग अलग प्लेसेस पे रह रहा हो, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया एंड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, यानी कि जिस दिन इंडिया में वो आया और जिस दिन इंडिया से वो पर्सन डिपार्ट कर रहा है, ये दोनों दिन इंडिया में ही माने जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत काम आएगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। इसलिए ये जो दोनों दिन है ये इंडिया में काउंट किए जाएंगे। तो अब इसका मतलब नॉन रेजिडेंट कौन होगा। नॉन रेजिडेंट होगा एन इंडिविजुअल इज अ नॉन रेजिडेंट व्हेन ही डज नॉट सैटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। अगर कोई भी एक बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है तो वो पर्सन रेजिडेंट हो जाता है। तो अगर कोई भी बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि दोनों बेसिक कंडीशन जब सैटिस्फाई नहीं होंगी, तो वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और बेसिक कंडीशन यहाँ पे हमारे पास सेम रहती है, 182 डेज वाली और 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन, on 1st February 2024, Mr. Dev, a foreign citizen, comes to India for 200 days.
Prior to this, he never came to India. Determine his residential status for previous year 23-24. तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे कि ये इंडिया में कितने दिन के लिए था करंट प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपको यहाँ पे 200 डेज दे रखे हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज होके ये नहीं समझना है कि वो जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें 200 डेज के लिए था, क्योंकि ये 200 डेज 1 फरवरी 2024 से हैं। और मैं आपको बता दूं, जब हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। यानी अगर प्रीवियस ईयर 23-24 है तो हम 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक देखेंगे कि वो कितने पीरियड ऑफ डेज के लिए इंडिया में था। तो इसलिए हम यहाँ पे 200 डेज देख के डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो कितने डेज के लिए इंडिया में था। ओके, तो अब हम निकालेंगे कि वो इस प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। अब ये निकालने के लिए देखिए, यहाँ हमें दे रखा है कि वो 1 फरवरी 2024 को इंडिया में आए, और अभी मैंने आपको बताया था कि जिस दिन पर्सन इंडिया में आता है उस दिन को भी हम इंडिया में काउंट करते हैं। और 2024 हमारा क्योंकि लीप ईयर है, इसलिए फरवरी में वो 29 डेज के लिए हमारा होगा इंडिया में। तो देखिए हमारा यहाँ पे 1 फरवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक वो इंडिया में है, और फरवरी में 29 डेज होते हैं। हम 1 फरवरी को भी काउंट करेंगे क्योंकि इस दिन वो इंडिया में आ गए थे, इसलिए फरवरी में वो 29 डेज के लिए वो इंडिया में हैं। अब फरवरी के बाद मार्च, वो पूरा मार्च इंडिया में है क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग नहीं दे रखी है। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन मार्च हमारे हो जाएंगे 31। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टोटल 60 डेज के लिए इंडिया में है इस प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाल लिया कि वो इंडिया में प्रीवियस ईयर 23-24 में ही हमें निकालना है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो इसलिए हम 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में देखेंगे, और क्योंकि ये 1 फरवरी 2024 को आए हैं तो हम वहां से डेज काउंट करेंगे, जो कि टोटल हमारे आ रहे हैं 60 डेज। तो अब हम देखेंगे कि हमारी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो या नहीं। तो हमारी कंडीशन नंबर 1 थी कि वो इंडिया में करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए, बट जबकि यहाँ पे ये 60 डेज के लिए ही है, तो हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है। हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन थी कि वो करंट ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए होने चाहिए, और उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज के लिए इंडिया में है, इसलिए हमारा कंडीशन का ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाइड है। बट अगर हम आगे देखें तो हमें ये भी देखना है कि वो 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए होने चाहिए। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्रायर टू दिस ही नेवर केम टू इंडिया, यानी कि पहले के किसी भी प्रीवियस ईयर में वो एक भी दिन के लिए इंडिया में थे ही नहीं। तो अगर वो थे ही नहीं तो 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए तो वो इंडिया में थे ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन का ये वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट के सेटिस्फाई होने से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, दोनों पार्ट सेटिस्फाई होंगे तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हमारी ये वाली बेसिक कंडीशन भी फेल हो जाती है। तो अब हमें इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है, जब वो इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। तो हमारा कंक्लूजन है इस केस में, सिंस मिस्टर देव डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, देयरफॉर ही इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्योंकि दोनों में से कोई भी एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए मिस्टर देव नॉन रेजिडेंट है इंडिया में। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे और उससे आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि हम कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। ओके, सो हियर्स आवर सेकंड क्वेश्चन। On 5th June 2023, Mr. X, an Indian citizen, went abroad permanently. Prior to this, he never went abroad. Determine his residential status for previous year 2023 to 2024.
तो अब हमें देखिए, अगर हम देखें तो उसी क्वेश्चन को एक तरीके से रिवर्स करके दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि वो कितने दिन के लिए इंडिया में आए, अब हमें दे रखा है कि वो कब इंडिया से चले गए। तो अगर अब हम देखें, हम 1 अप्रैल 2023 से काउंट करते हैं और 5 जून 2023 को ये अब्रॉड चले गए। और मैंने आपको बताया था कि जब वो हम इंडिया से डिपार्ट करते हैं वो डे भी हम इंडिया में काउंट करते हैं। तो 5 जून को ये इंडिया से चले गए, तो हम 5 जून को भी इंडिया में ही काउंट करेंगे। तो अगर हम इनके निकालें नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, तो ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 5 जून 2023 तक इंडिया में थे, क्योंकि उसके बाद तो ये परमानेंटली चले गए। तो मतलब इनका पीरियड ऑफ स्टे है 1 अप्रैल 2023 से लेके 5 जून 2023। अब ये पूरा अप्रैल इंडिया में थे, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन अप्रैल हो गया 30 डेज। उसके बाद ये पूरा मई भी इंडिया में थे, तो मई के 31 डेज को भी हम पूरा काउंट करेंगे। जून में क्योंकि ये 5 जून को इंडिया से चले गए थे, इसलिए जून में इनके नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे सिर्फ 5 होंगे, 1 जून से लेके 5 जून तक, जिसमें हमने 5 जून को भी काउंट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके टोटल नंबर ऑफ डेज जितने दिन ये इंडिया में थे वो हो गए 66 डेज। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो हमारी थी कि ये 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होने चाहिए, बट ये तो सिर्फ 66 डेज के लिए हैं, इसलिए ये वाली कंडीशन इसमें फेल हो गई। अब सेकेंड बेसिक कंडीशन हमारी थी कि ये करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होने चाहिए, और करंट प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होने चाहिए। तो 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए तो ये इंडिया में है, क्योंकि हमने अभी निकाला कि ये 66 डेज के लिए इंडिया में है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ कंडीशन है ये तो सेटिस्फाइड है। अब हमें देखना है कि सेकेंड पार्ट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे पहले के 4 सालों में ये 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए है या नहीं। तो सबसे पहले करंट प्रीवियस ईयर जो हमारा है 23-24, इसमें तो हमने अभी निकाला ये 66 डेज के लिए है। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब पहले के जो 4 साल हैं, सबसे पहले आप उन्हें जब भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले के 4 साल लिख लें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पहले के 4 साल हो गए 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20। क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हैं, तो 23-24 से आप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 19-20 तक हमारी ये 4 प्रीवियस ईयर हो गए। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इस दिन से पहले 5 जून को वो इंडिया से चले गए, और इस दिन से पहले वो कभी भी अब्रॉड नहीं गए थे। वो कभी भी अब्रॉड नहीं गए थे, इसका मतलब वो हर साल हमेशा इंडिया में पूरे सालों के लिए थे। इसका मतलब वो पूरे साल 365 डेज के लिए इंडिया में थे, और क्योंकि 1920 हमारा लीप ईयर है, इसका मतलब वो 366 डेज के लिए इंडिया में थे। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है प्रायर टू दिस ही नेवर वेंट अब्रॉड। तो वो कभी अब्रॉड नहीं गए थे, तो मतलब वो इंडिया में ही थे। तो वो पूरे साल हर दिन इंडिया में थे। अब हमें देखना है कि पहले के 4 साल मिला के 365 डेज से ज्यादा हुए या नहीं हुए। यानी कि हमें ये वाले 4 साल कंसिडर करने हैं, इनका टोटल करेंगे हम, तो ये 365 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब हमारी ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो गई इस केस में। तो इस केस में क्योंकि हमारे दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो इसका मतलब मिस्टर एक्स रेजिडेंट हो जाएंगे इंडिया में। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ हम कैसे लिखेंगे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लैंग्वेज कैसे होगी, यहाँ पर है सेम वही लाइन, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सैटिस्फाइज एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। और आप यहाँ पे दोनों बेसिक कंडीशन लिख देंगे। लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा, सिंस मिस्टर एक्स सैटिस्फाइज द सेकंड बेसिक कंडीशन ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। क्योंकि दोनों बेसिक कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई हैं, इसलिए हमारे मिस्टर एक्स रेजिडेंट होंगे इंडिया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो रेजिडेंट वो कब होगा और नॉन रेजिडेंट कब होगा, ये हमने सीखा। तो अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, अब हमें एक दूसरी चीज समझनी है।
सबसे पहले हमने सीखा कि वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कब कब होगा। अब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट आ जाता है तो उस केस में तो हमें कुछ नहीं करना। बट अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट आता है तो हमें एक स्टेप फर्दर जाना है। अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा या फिर वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा। तो हमें अब ये भी पता लगाना है कि रेजिडेंट होने के बाद इंडिविजुअल ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कब होगा। तो an individual is a resident and ordinarily resident when he satisfies any of the basic condition and both of the additional conditions। तो basic condition का मतलब यहाँ पे क्या है ये तो हमने सीख लिया। एडिशनल कंडीशंस भी हमारे कुछ होती हैं, दो एडिशनल कंडीशंस होती हैं। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा। बट सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखें व्हेन ही सैटिस्फाइज एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, इसका मतलब तो यही हो गया कि वो रेजिडेंट है। कोई भी बेसिक कंडीशन वो सैटिस्फाई करेगा तो वो रेजिडेंट होगा, और रेजिडेंट के बाद ही हम निकालेंगे कि वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। तो वो ही निकालने के लिए हमें हमारी एडिशनल कंडीशंस चेक करनी होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक कंडीशन जब हम देखते हैं तो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाता है। बट एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई होती हैं तभी वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाता है। अगर कोई भी एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाए बट दोनों सेटिस्फाई ना हो तो वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारी एडिशनल कंडीशंस क्या है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है ही शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 previous year out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। मतलब अब हमें यहाँ पर फिर से रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना होगा, बट इस बार किस चीज के लिए पता लगाना होगा कि सपोज हम प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि उससे पहले के जो भी 10 साल हैं, ओके, उससे पहले के जो भी 10 साल हैं उनमें से कम किन्हीं भी 2 सालों में वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। और रेजिडेंट निकालने के लिए यहाँ पे हम फिर से हमारी बेसिक कंडीशन लगाएंगे। आपको अभी शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी समझने में, बट आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ओके, तो अभी के लिए आप ये बस बेसिक एडिशनल कंडीशन याद कर लीजिए कि जिस प्रीवियस ईयर के लिए या फिर जिस ईयर के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उससे पहले के जो 10 साल हैं उनमें से किन्हीं भी 2 सालों में वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। अगर ऐसा है तो हमारी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड एडिशनल कंडीशन हमारी क्या है, ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days और मोर इन 7 previous year immediately preceding the relevant previous year। मतलब हमारा जिस ईयर का हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उससे पहले के 7 साल अब हमें देखने हैं। पहली कंडीशन में हमने देखे थे 10 साल, अब सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे उससे पहले के 7 साल, और उन 7 सालों में उन 7 सालों को मिला के वो कम से कम 730 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर ऐसा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी। ओके, और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो माना जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगर कोई भी एक कंडीशन मिस हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ कि रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कब होगा इंडिविजुअल। An individual is a resident and not ordinarily resident when he satisfies any of the basic condition and satisfies one or none of the additional condition। सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस की ही कंडीशन है ही satisfies any one of the basic condition। मतलब अगर वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही वो रेजिडेंट होगा, एंड ऑब्वियसली वो रेजिडेंट होगा तभी हम आगे निकालेंगे कि वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इसके बाद ही satisfies वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, मतलब अगर वो कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे या कोई एक भी ना करे तो भी वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ही माना जाएगा। और यहाँ पर भी हमारी एडिशनल कंडीशन सेम होती हैं जो पीछे मैंने आपको बताई थी।
10 सालों में से किन्हीं 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए और 7 सालों में 730 डेज या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि ये निकाला कैसे जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन है, Mr. Raj comes to India every year for 100 days since 2010-11. You are required to determine his residential status for previous year 23-24. सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ एक लाइन दे रखी है कि वो हर साल इंडिया में 100 डेज के लिए आते हैं 2010 से लेके 2011 से। ओके, तो अब हमें इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू वहीं से करेंगे जैसा अभी तक हमने नॉर्मली किया। हम निकालेंगे पहले कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ओके, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे 23-24 में, और यहाँ पे हमें क्लियरली दे रखा है कि वो हर साल 100 डेज के लिए हैं, तो ऑब्वियसली वो 23-24 में भी 100 डेज के लिए होंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत तो है नहीं। तो हमारी जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी उसमें तो कम से कम 182 डेज के लिए वो इंडिया में होने चाहिए, जो कि वो नहीं है। तो हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम देखेंगे सेकंड बेसिक कंडीशन, जिसमें हम इससे पहले के 4 साल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे है हमारे 4 साल 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20। ये हमने पहले के 4 साल ले लिए। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि वो हर साल 100 डेज के लिए थे, तो फिर से यहाँ पे हर साल वो 100 डेज के लिए थे, क्योंकि वो 2010 से लेके 2011 से ही 100 डेज के लिए थे। तो ये सारे इयर्स उसके बाद आते हैं, तो ये 100 डेज के लिए थे। अब हमें इन सब का टोटल करके देखना है। ये आएगा टोटल 400 डेज, तो ऑब्वियसली ये 365 डेज से ज्यादा है। तो हमारी जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी 60 प्लस 365 डेज की। ओके, तो हमें इसमें ये भी देखना था कि वो करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए है या नहीं है। ये मुझसे मिस हो गया, सॉरी। तो 60 डेज के लिए वो है, 60 डेज या उससे ऊपर के लिए होने चाहिए, वो 100 डेज के लिए है। तो पहला पार्ट जो हमारा कंडीशन का था कि 60 डेज के लिए होना चाहिए, वो सेटिस्फाइड है। और यहाँ पे हमने 365 डेज के लिए भी निकाल लिया, वो 400 डेज के लिए है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा के लिए भी है। इसका मतलब हमारी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब मिस्टर राज इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक हमारा नॉर्मल चलेगा। करना है, अब ये रेजिडेंट आ गए, तो हमें पता लगाना है कि ये रेजिडेंट और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। ओके, तो मैं आपको एडिशनल कंडीशंस पे दोबारा लेके चलती हूँ। यहाँ पे एडिशनल कंडीशन हम पहले फर्स्ट चेक करेंगे, जो क्या थी कि वो पहले के 10 सालों में, और पहले के 10 साल आप कोई भी नहीं ले सकते, जिस जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उससे पहले के 10 साल। ओके, उनमें से किन्हीं दो में रेजिडेंट होना चाहिए। तो अब हम ये पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। हमारा करंट ईयर है 23-24। इससे पहले के 10 साल हम पहले लिख लेंगे। ये हमारे 10 साल हैं 13-14 तक। ओके, 2013 से लेके 2014 तक हमारे पहले के 10 साल है। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ही कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर 100 डेज। अब वो हर साल 100 डेज के लिए आते हैं, तो वो इन 10 सालों में भी 100 डेज के लिए ही होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमें दे रखा था कि वो हर साल 100 डेज के लिए इंडिया में होते हैं, तो इस साल भी हमने 100 डेज, मतलब इन 10 सालों में भी हमने 100 डेज ले लिया। अब हमें, अब आप ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या चेक करना था कि वो इन सालों में से किन्हीं भी 2 सालों में, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे इन 10 में से कोई भी साल हो, किन्हीं भी 2 सालों में वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। तो अब हमें ये रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए फिर से हमारी बेसिक कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। कैसे? जैसे अगर हम देख रहे हैं 2022-23, अब हमें पता लगाना है कि वो इसमें रेजिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम फिर से अपनी फर्स्ट बेसिक कंडीशन पे चलते हैं। क्या थी वो? कि 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए वो इस ईयर में होना चाहिए, बट वो इस ईयर में 100 डेज के लिए ही है। इसका मतलब हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अच्छा, एक और बात, अगर हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई हो जाती है, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो हमें सेकंड बेसिक कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन में ही वो मतलब 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए है, तो आप सेकंड पे मत जाइएगा। 60 डेज और 4 प्रीवियस ईयर वो सब देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप
अपना कंक्लूजन लिख दीजिएगा, ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें 182 डेज के लिए वो नहीं है इंडिया में, इसलिए अब हमें सेकंड बेसिक कंडीशन भी लगा के चेक करना पड़ेगा। और हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी कि वो पहले के 4 सालों में, पहले के 4 साल हम पहले देखिए कौन से होंगे हमारे, पहले के 4 साल हमारे होंगे ये वाले। तो पहले के 4 सालों में से किन्हीं भी मतलब 4 सालों को मिला के वो 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए होने चाहिए। तो अगर हम इन 4 सालों के डेज को ऐड करते हैं तो 100 × 4 400 डेज के लिए वो इंडिया में थे। तो इसका मतलब हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी कि वो 60 डेज से ज्यादा के लिए होने चाहिए, करंट प्रीवियस ईयर में है, और पहले के 4 सालों में वो 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए होने चाहिए। हमने इन 4 सालों को देखा। हमने इन 4 सालों को क्यों देखा, क्योंकि हम 22 23 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं अपनी एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है, बट इजी होता है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जब हमारे यहाँ पे अब सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब वो इस साल में 22 23 में रेजिडेंट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड, अब हमें क्या देखना था हमारी एडिशनल कंडीशन में कि वो किन्हीं 2 सालों के लिए रेजिडेंट होना चाहिए। 1 साल के लिए तो हमने चेक कर लिया, अब हम सेकेंड ईयर के लिए चेक करेंगे, यानी कि 2021 22 के लिए चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले तो वो करंट ईयर में तो 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए नहीं है, हम बेसिक कंडीशन देख रहे हैं, नहीं है वो। तो हम देखेंगे अब क्या वो करंट ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए है। तो इसलिए अब हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे कि पहले के 4 सालों में वो 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए है या नहीं है। तो अब इससे पहले के 4 साल कौन से होंगे, ये वाले 2020 2020 टू 2021 से लेके 17 18 तक हमारे पहले के 4 साल हो गए। सेम ये 400 डेज के लिए इंडिया में है, मतलब ये 365 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में है। तो हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब वो इस ईयर में भी रेजिडेंट है, मतलब इन 2 सालों में वो रेजिडेंट है। देखिए हमारी एडिशनल कंडीशन क्या थी कि वो पहले के 10 सालों में से किन्हीं भी 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 साल ही ले लिए, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, इन 10 सालों में से किन्हीं भी 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए। और वो ऐसे भी हो सकता है कि वो 2021 22 में रेजिडेंट है, उसके बाद वो सीधा 14 15 में रेजिडेंट है, कोई भी रैंडमली कोई भी ईयर हो सकता है पहले के 10 सालों में से ही जिसमें वो रेजिडेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 सालों में वो रेजिडेंट है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारी सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या थी, देखिए यहाँ पे हमारी सेकेंड एडिशनल कंडीशन थी कि अब हमें पहले के 7 साल कंसिडर करने हैं। ये कंडीशन थोड़ी सिंपल है फर्स्ट कंडीशन के मुकाबले, क्योंकि हमें फर्स्ट कंडीशन में 2 सालों में रेजिडेंशियल स्टेटस फिर से चेक करना पड़ा था, बट इसमें सिंपल है, हमें सिर्फ पहले के 7 साल देखने हैं और उनमें वो कितने दिन के लिए है ये निकाल लेना है। अगर वो 730 डेज या उससे ज्यादा के लिए है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम चलते हैं और देखते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड थी। पहले के 7 साल याद रखिएगा, हमें इमिडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स लेने हैं, तो हमारे वो ईयर्स कौन से होंगे, ये वाले। ओके, ये पहले के 7 साल हो गए। अब नीचे के जो 3 साल है इन्हें हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ इन 7 सालों को देखना है। तो हर साल वो 100 डेज के लिए थे, यानी कि वो 100 × 7 700 डेज के लिए थे इंडिया में। और हमारी कंडीशन क्या थी कि वो 730 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होने चाहिए, बट ये 730 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में नहीं है, तो इसका मतलब हमारी सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गई थी, बट सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी माना जाता है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। क्योंकि यहाँ पे एक सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या होगा, मिस्टर राज इज अ रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने करा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। इसी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर राज कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर 110 days since 2010-11. You are required to determine his residential status for previous year 23-24. तो क्वेश्चन सेम है, बस अब हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे 100 की जगह 110 डेज होता तो हमारे आंसर में क्या चेंज आता।
तो पहले तो हमारा प्रोसेस सेम चलेगा, हमने नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे हमारे कितने हो जाएंगे 110 डेज, पहले 100 थे अब 110 हो गए। तो हमारी जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी 182 डेज या उससे ज्यादा वाली, वो सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड के लिए क्या ये 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए हैं। और पहले के 4 सालों में हर साल वो 110 डेज के लिए हैं, यानी कि टोटल वो 365 डेज से ज्यादा के लिए हैं इंडिया में। तो हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन जो थी 60 डेज और 365 डेज वाली, वो सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये रेजिडेंट है इंडिया में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे तो हमने सिंपल जो अभी तक हम शुरू से कर रहे हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट निकालने का प्रोसेस वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेजिडेंट आ गए। ओके, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसके लिए हमारा करंट ईयर है 23-24, इससे पहले के 10 साल हम लिखेंगे। अब हर साल वो 110 डेज के लिए था, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है सिंपल, तो हमने बस यहाँ पे लिख लिया कि ये हर साल 110 डेज के लिए था। अब हमें क्या चेक करना है, फिर से किन्हीं 2 सालों में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। तो पहले हम 22-23 में चेक कर रहे हैं, क्या ये 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए है, नहीं। तो हमें क्या देखनी पड़ेगी, सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए, यस ये है क्योंकि 110 डेज के लिए है। अब इससे पहले के 4 साल हम देखेंगे ये वाले, इन 4 सालों में क्या ये 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए है, यस ये 440 डेज के लिए है, 110 into 4, तो हमारा ये 23-24 में तो रेजिडेंट है। नेक्स्ट ईयर में देखेंगे अब हम 21-22, तो 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए ये नहीं है, सेम प्रोसेस चलेगा हमारा। अब इससे पहले के 4 साल हम देख लेंगे, इनमें भी ये 440 डेज के लिए है। तो इसका मतलब ये 2 सालों में रेजिडेंट तो है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि इन 10 सालों में से किन्हीं भी 2 सालों को आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर में लेना शुरू किया और कोइंसिडेंटली मेरे ऑर्डर में पहले के जो 2 साल थे बस उन्हीं में वो रेजिडेंट आ गया। अगर किसी में नहीं होता तो हम पहले के और साल भी चेक करते। बट एग्जाम में आई थिंक आपके इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको हर साल चेक करना पड़े उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। इतना मुश्किल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए। ओके, तो यहाँ पे हमने अब निकाल ली, हमारी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमारी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन के हिसाब से किन्हीं भी पहले के 10 सालों में से किन्हीं भी 2 सालों में वो रेजिडेंट होना चाहिए था और वो हो गया। सेकेंड एडिशनल कंडीशन पे चलते हैं, जिसमें हमें पहले के 7 साल देखने हैं। हमारे पहले के 7 साल ये हो गए, अब हमें नीचे के 3 को कंसिडर ही नहीं करना। पहले के 7 सालों में वो 730 डेज या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए, और यहाँ पे वो 110 into 7 यानी कि 770 डेज के लिए इंडिया में है उन 7 सालों में, मतलब 730 डेज से ज्यादा के लिए है। तो हमारी सेकेंड एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो इस केस में हमारी दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है, और जब हमारी दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है। अगर कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रेजिडेंट होता है इंडिया में, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट होता है। इसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो हम चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, अगर हमें ये चेक करना है, तो उसके लिए हम एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। अगर कोई भी एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती या दोनों सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे। अब एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका आंसर आया या नहीं आया। एंड आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।